टनल हादसे को लेकर सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। ऑपरेशन को लेकर दिए निर्देश। श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता। सात दिन बाद सामने आई कंपनी की बड़ी लापरवाही। सुरंग में फंसे 40 नहीं 41 श्रमिक। 41वें श्रमिक का नाम सूची में आया सामने। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन। सुरंग से 41 जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद जारी। चट्टानी बोल्डर बन रहे बाधा। आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। दोपहर 3:33 पर होंगे धाम के कपाट बंद। चारधाम यात्रा का आज समापन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलख्यारा और डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में 40 मजदूर फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो टनल हादसे में फंसे सभी मजदूरों को निकालने का अभियान जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ विनय जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से आज 7वां दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जद्दोजहद लगी हुई है। इसी बीच सीएम धामी भी लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजदूरों को बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से टनल को लेकर के लगातार सरकार जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर 40 मजदूर उस टनल में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ पर ठीक है विनय, शुक्रिया। बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका ब्रिटिशकालीन 1913 में निर्मित ऐतिहासिक पैदल झूला पुल का रखरखाव नहीं कर पा रही है। पैदल पुल की जीर्ण शीर्ण हालत को देखते हुए साल भर पहले जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक पुल से आवाजाही बंद करके पुल में ताला लगा दिया है। वहीं फड़ व्यवसायियों ने जिला कांग्रेस पार्टी और भाजपा नेता प्रमोद मेहता के नेतृत्व में ऐतिहासिक पुल को पुनः खोलने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारी भाजपा नेता का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर सुरेश सिंह खेतवाल ऐतिहासिक धरोहर तक नहीं बचा पा रहे। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जनता से जुड़े हुए हैं, अगर वो जनता के वोटों से जीते हुए हैं तो उन्होंने जनहित की बात में यहाँ पर आना चाहिए। आप 1 साल से इस मुद्दे को हल नहीं कर पाए हैं। भाई आप मतलब क्या कारण ऐसा रहा कि ये 1913 का ब्रिटिश कालीन जो पुल है, आप इसको असुरक्षित घोषित करके 1 साल से व्यापारियों के हित पे आपने कुठाराघात किए हुए हैं कि अतिशीघ्र एक्सपर्ट बुलाकर उत्तरायणी मेले से पूर्व इस पुल को दुरुस्त किया जाए, ताकि आम व्यापारी जो पूरे साल भर उत्तरायणी मेले का इंतजार करते हैं वो उनका जीवन यापन हो सके। लेकिन ये नगर पालिका प्रशासन का अपरिपूर्ण रवैये के कारण आज यहाँ के व्यापारी पीड़ित हैं। आप देखेंगे कि जिस तरीके से धनतेरस का त्योहार आया, पिछली बार उत्तरायणी में बंद कर 1 साल पहले जब उत्तरायणी थी बंद कर इस पुल के माध्यम से जो बंद किए, यहाँ के व्यापारी पीड़ित हुए। आज फिर 5 महीने से पुल बंद है। सत्ता पक्ष के लोग और यहाँ के प्रबुद्धजनों ने जब कुछ नहीं बोला तो हमने यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन करने के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया कि जल्द से जल्द अगर आपके द्वारा ये नहीं खोला गया तो हम एक वृहद आंदोलन यहाँ पर
लोहाघाट थाने के नव आगंतुक थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने थानाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने प्रेस वार्ता में बताया कि लोहाघाट थाना क्षेत्र में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मुख्य फोकस नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करना, नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करना, महिला और साइबर अपराधों में कमी लाने पर रहेगा। लोगों के सहयोग से नगर की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। पुलिस हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। बताऊंगा कि हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री देवेंद्र सिंह पिंचा द्वारा मुझे यह कार्यभार सौंपा गया है और जिम्मेदारी के साथ दिया गया है। प्रायोरिटी पे सर का हमेशा ये रहता है कि नशे पे आप कंट्रोल करें, नशा मुक्त क्षेत्र को बनाएं। जो बच्चे आपके आज के टाइम में स्मैक या चरस की लत में पड़ गए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको काउंसलिंग की जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया जाए, उनके पेरेंट्स को समझा के जागरूकता के तहत। बाकी मैंने क्षेत्र में देखा है थोड़ा बहुत यातायात की समस्याएं हैं, जाम की स्थितियां रहती हैं, तो उसमें लोकल आपकी टैक्सी यूनियन है या जो भी आपके व्यापार मंडल हैं, इनके सहयोग से हम मीटिंग लेके इन समस्याओं का निदान करेंगे। और बाकी अगर नहीं फिर भी नहीं होता है तो उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई का इस्तेमाल करेंगे। आवश्यक कार्रवाई कर चीजों को सही करने का प्रयास किया जाएगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर एक बार फिर सख्त कदम उठाया। मसूरी कमेटी रोड निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया। इसके साथ ही माल रोड स्थित एक होटल में अवैध निर्माणाधीन भवन को भी सील कर दिया गया, जिससे अवैध निर्माण कार्यों में हड़कंप मच गया। अवैध रूप से निर्माण का अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मसूरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। एमडीडी का हमेशा ये सोचना है कि मसूरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं हो पाए, जिसके लिए एमडीडी की टीम लगातार कार्य करती रहती है। और आज आपने ये देखा है कि इस निर्माण जो कि बिना मानचित्र स्वीकृति के बन रहा था, इस पर एमडीडी द्वारा सील की कार्रवाई की गई। आगे की लगातार ये अभियान जारी रखेगा। जैसे ही कोई अवैध निर्माण करता है तो हम उस पर तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते हैं, और वो उसके बाद भी यदि नहीं रोका जाता है तो उस पर सील की या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी 40 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। आपको बता दें, रेस्क्यू के बीच ड्रिलिंग मशीन का कटर खराब हो गया, जिसके चलते इंदौर से नई मशीन मंगवाई गई है। फिलहाल रेस्क्यू का काम रोक दिया गया है। वहीं प्रशासन प्लान सी पर कार्य करने की योजना बना रहा है। हरिद्वार में सड़कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण और स्ट्रीट लाइट के लिए हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण हेरिटेज पोल लगा रहा है। हरिद्वार और रोड के शहरी क्षेत्र में 200 हेरिटेज पोल लगाए जाएंगे, जिससे चौराहों की सुंदरता बढ़ेगी। साथ ही रात के समय सड़कों पर उजाला भी बना रहेगा। आपको बता दें कि प्राधिकरण जिले के बॉर्डर पर प्रवेश द्वार भी तैयार करवा रहा है। इन प्रवेश द्वारों पर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक चिन्ह भी अंकित किए गए। हेरिटेज पोल थे, ये लगाए जा रहे हैं, विभिन्न स्थानों पे लगाए जा रहे हैं। कोशिश ये करी जा रही है ऐसे प्रमुख स्थानों पे लगाए जाए जहाँ टूरिस्ट एरिया ज़्यादा आते हैं या पब्लिक का आवागमन ज़्यादा रहता है, या फिर तीसरा क्राइटेरिया हमने रखा है जहाँ ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है। तो रुड़की में हमने ऐसी एरियाज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी जहाँ एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है, वहाँ हम लगाएं। देखिए, प्रवेश द्वार अभी पहले तो हम नारसन बॉर्डर पर बना रहे हैं। मेन एम उसका ये है, जब हरिद्वार में हम एंटर करते हैं, आप हरिद्वार में ही नहीं एंटर कर रहे हो, आप उत्तराखंड में एंटर कर रहे हो। तो उत्तराखंड की जब एंटर करते हैं तो एक लोगों को एक फील आनी चाहिए, एक सेंस आना चाहिए कि वो देवभूमि में एंटर कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद कैंपटी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके बाद विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं, जिसको लेकर कैंपटी क्षेत्र में ग्राम सभा
बंगलों की कांडी के प्रधान सुंदर सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध किया और बाजार बंद रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत बनने के बाद ग्राम पंचायत राज के दौरान मिलने वाली सुविधाओं से किसान वंचित हो जाएंगे, जिस कारण उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो है मेरी जो ग्राम पंचायत है वो लगातार जो है नगर पंचायत के विरोध में है, और विरोध भी वो एक तरह से जो उनका है वो काफ़ी कुछ मैंने सही देखा है, इसलिए कि ग्राम सभा का कहना है कि जो हम ग्राम सभा में पंचायत राज में जो कार्य करते हैं वो कार्य हम हमारे सारे कार्य जो हट जाएंगे, और जो नगर पंचायत की जो अथॉरिटी है वो एक बोर्ड की तरह काम करती है, जो उसमें बोर्ड मेंबर होते हैं उनकी सुनी जाती है और उस हिसाब से काम होता है। लेकिन जो हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें जो है गांव का छोटा आदमी, गरीब से गरीब आदमी बैठता है, वो अपनी बात को रखता है और वो ये बताता है कि भाई मुझे क्या दिक्कत है और क्या काम जो ग्राम सभा के अंदर होनी चाहिए। तो छोटी छोटी बातें जो है वो वहाँ पे निकल जाती है। और मेरा जो गाँव है वो कृषि प्रधान है, तो कृषि से ज़्यादा है पशु वाले हैं, कृषि वाले हैं, तो हम गांव के उसमें ज़्यादा विश्वास रखते। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह के अनुसार इस महीने बारिश की कम एक्टिविटी देखने को मिली है, इसलिए मौसम ड्राई चल रहा है और आने वाले दिनों में भी प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा, जो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। इस मौसम में चिकित्सकों ने अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। और डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक इस मौसम में ठंड से बचना जरूरी है। देहरादून में और पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ ठंड भी बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं तो सुबह शाम की काफ़ी ठंड है, और दिवाली के आसपास थोड़ा प्रदूषण बढ़ता है 3-4 दिन के लिए, वो फिर ठीक होने की उम्मीद है। तो ऐसे में सभी से अपील है कि अपने ठंड से बचें, पानी की कमी को पूर्ति करते रहें। बहुत लोग ठंड में पानी पीना कम कर देते हैं, तो पानी की कमी भी एक कई बार बड़ा कारण बनती है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और बाकी कोई भी अपनी दवाई लेना ना छोड़े। ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को आके ज़रूर मिलें। हम लोग की ओपीडी 7 दिन या 6 दिन चलती है, बाकी आप इमरजेंसी की बात है तो इमरजेंसी में आ सकते हैं। कल देख रहे हैं कि पूरा मौसम करीब करीब ड्राई चल रहा है। अगर पूरा सीजन की बात करें 1 अक्टूबर से आज की डेट तक जो है तो करीब -36% वो चल रहा है। इसके साथ ये भी देखते हैं कि जो नवंबर का मंथ की अगर बात करें या दिसंबर की बात करें तो इसमें जो नॉर्मल है वो सबसे कम है। अगर रेन की या जो है स्नोफॉल एक्टिविटी की संभावना नहीं लग रही उत्तराखंड में। इसके साथ अगर तापमान की बात करें इस समय तो तापमान भी हमारे करीब करीब सामान्य बने हुए, कभी एक आध स्टेशन पे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, जैसे देहरादून में देखें तभी करीब 2-3 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक भी वो सामान्य से ऊपर है अधिकतम तापमान, लेकिन न्यूनतम तापमान एकदम जो है सामान्य से 1 डिग्री कमी है। टेम्परेचर्स को देखें तो जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर है वो करीब 18 डिग्री या उससे ऊपर को जा रहा है। तो ये एक काफ़ी थोड़ा अगर देखें कि जो हेल्थ वाइज अगर इस चीज़ को देखते हैं तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बाकी देखते हैं तो जो ड्राई कंडीशन है वो इन मंथ में रहती है और अभी भी ड्राई रहने वाला आगे 8 से 10 दिन। शहर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, घोटालों के खिलाफ शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। देहरादून में ज्वेलर्स के यहां हुई चोरी का अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार प्रदेश में जो लचर कानून व्यवस्था है और जो महिला के साथ दुराचार हो रहा है, प्रदेश में युवा जो हमारे हैं वो सूखे नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर आज प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया। जहां तक कानून व्यवस्था की मैं बात बताऊं, देहरादून में दिन दहाड़े 20 करोड़ की चोरी होती है, तो ये अपने आप में कानून व्यवस्था और पुलिस पर एक सवाल खड़ा करती है। वहीं मैं मसूरी की बात करूं तो मसूरी में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी इस प्रदेश को हरा भरा खुशहाल बनाया जा सकता है, जब हम अपने युवा अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएं।
चंपावत के बाराकोट ब्लॉक की बरदा खान बिसरारी की सड़क सालों से बदहाल पड़ी है, जिसकी शिकायत के बावजूद शासन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है, जिससे परेशान होकर अब ग्रामीणों ने 2024 के लोकसभा चुनाव सहित होने वाले अगले चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 सालों से वे सड़क के डामरीकरण को लेकर डीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगा चुके हैं। अगर जल्द सड़क में डामरीकरण नहीं किया जाता है तो जनता 2024 लोकसभा चुनाव सहित आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेगी। 4 वर्षों से बरदा खान बिसरारी मोटरमार्ग, जो रामेश्वर मोटरमार्ग से जानी जाती है, उसकी डामरीकरण और सुधारीकरण की लगातार मांग करते आ रहा हूँ। ये सड़क 2005 में कटी हुई है, जिसमें लगातार गड्ढे हैं, और इस सड़क की मांग मैं हमारे ग्राम प्रधान सहयोगी निर्मल नाथ जी के बीटीसी में भी और तहसील दिवस में भी इसकी मांग उठाते आए हूँ। डामरीकरण की जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी कई बार इसमें विभाग को लिखा गया है, लेकिन इसकी सुध अभी तक नहीं ली जा रही है। जैसे कि हम लगातार इस सड़क को समाचार पत्रों के माध्यम से और शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं कि इस सड़क की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है सुधारीकरण की। कई बार एस्टीमेट बनवा दिए गए हैं, लेकिन इस सड़क की सुध कोई नहीं ले रहा है, जिसमें हम समस्त जनप्रतिनिधि और क्षेत्र की जनता ने इस बार निर्णय लिया है कि सभी के सहयोग से कि इस बार हम जो भी लोकसभा चुनाव या अन्य चुनाव होंगे, इनका हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। बद्री विशाल भगवान की जय के उद्घोष की गूंज आज बद्रीपुरी में नरनारायण पर्वत में गूंज रही है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर बाद शुभ मुहूर्त पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ इस साल की चारधाम यात्रा पर भी विराम लग जाएगा। धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया के तहत चल रही पंच पूजाओं के क्रम में आज 5वें और अंतिम दिन की मुख्य परंपरा बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी करेंगे। ठीक 3:33 के शुभ मुहूर्त पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने सलक्याला टनल पर पहुंचकर साइट का स्थलीय निरीक्षण किया। अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की गई। एक्सपर्ट और अधिकारियों से रेस्क्यू की प्रोग्रेस चेक की गई। रेस्क्यू कार्यों को और ज्यादा तेज गति, मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए। वहीं जनरल वीके सिंह ने पत्रकार वार्ता कर टनल के अंदर चल रहे बचाव कार्य का अपडेट पत्रकारों को दिया। जनरल वीके सिंह ने बताया टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 2 दिन का टारगेट रखा गया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि तकरीबन 4.5 साल तक वो एरिया स्टेबल है, लेकिन किसी कारण से कुछ हिस्सा गिरा है और हमारे लोग के और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और उस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जितनी भी एजेंसीज हैं सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन। मंगलोर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, तो वहीं अब बीजेपी ने मंगलौर सीट को जीतने का लक्ष्य मानकर पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी ने संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारियों को कहा। बता दें, उपचुनाव के टिकट को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं हाल ही में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके दिनेश पवार के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके अनीस गोड़ और पिछले 25 साल से मंगलोर की राजनीति करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील राठी भी दावेदारों में आगे है। बातचीत में उन्होंने कहा कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, वो सभी का समर्थन करेंगे।
संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव 6 माह के अंदर होना है। सभी पार्टियां अपने इसमें लगी हुई हैं कि भाई हम इस सीट को जीतें और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने जा रही है। लोगों का विश्वास है। केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की धामी सरकार समान रूप से समान वर्ग के लिए कार्य कर रही है, हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। तो ये जीत का आधार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट इस बार जरूर जाएगी। तो मैं लड़ूं या कोई भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी जिसे लड़ाएगी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसको वोट देंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। हरिद्वार में निर्माणाधीन रिंग रोड का काम महज 20% ही पूरा हो पाया है। बहादुराबाद से नजीबाबाद रोड को जोड़ने वाली करीब 15 किलोमीटर लंबी रिंग रोड 850 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक रिंग रोड बनाने में स्थानीय लोगों की अंडरपास की मांग और जमीन अधिग्रहण जैसी समस्याएं सामने आ रही है। हालांकि अधिकारी प्रोजेक्ट को दिसंबर 24 में पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है, रिंग रोड तैयार हो जाने के बाद हरिद्वार शहर में हाईवे पर लगने वाले जाम से काफी हद तक निजात मिल पाएगी। उसमें मेन तो समस्या ये थी कि वहाँ पे जगह जगह लोगों की मांग थी कि हमें अंडरपास और ये चाहिए, तो वो चीज़ें भी बैठ के कुछ रिजॉल्व हो गई हैं और अब उसका काम भी तेज़ी से शुरू हो गया है। तो अब तक मतलब उसका 20% काम तो हो गया है और उसका काम अगले साल जो है दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे। 861 करोड़ का है इसका कॉस्ट जो है, दिसंबर एंड तक मान के चलिए 24। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही अपनी जीत का दावा कर रही है। तो दूसरी ओर 2 बार लोकसभा चुनाव आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर नई ताकत के साथ उभरती दिखाई दे रही है। देश में राहुल गांधी के बढ़ते कद से जहां एक तरफ लोगों के सामने विकल्प के रूप में कांग्रेस को खड़ा कर दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के बढ़ते कद से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है। महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, किसानों के हित के मुद्दे पर 2024 के चुनावी पिच पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। झूठ का एक पुलिंदा है और ये उत्तराखंड की जनता, मैं तो कहना चाहूँ पूरे देश की जनता इसको समझ चुकी है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। हम जो चुनाव में जाएंगे तो बेरोजगारी का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों की समस्याओं का मुद्दा क्योंकि उनको उचित दाम न मिलना, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो जनता जिनसे रोज रूबरू हो रही। तो यही हमारे मुद्दे रहेंगे और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता आपके भारतीय जनता पार्टी को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और अभी क्योंकि तिलकराज बेहर जी ने किच्छा में एक सभा की और उससे पहले काशीपुर में कार्यकर्ताओं की एक सब मीटिंग हुई, तो इस तरह के ऐसा नहीं है कि नहीं प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि अब जैसे त्यौहार है, इस समय त्यौहार आ गए तो सब त्यौहार में व्यस्त हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बड़े लगन से इस काम को सुचारू रूप से कर। राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। पार्क की टीला, रानीपुर, मोतीचूर और मोहन रेंज में सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। पार्क की मोतीचूर रेंज में वाइल्ड लाइफ वार्डन प्रशांत हिंदवान ने रिबन काटकर इस सीजन की जंगल सफारी का उद्घाटन किया। वार्डन ने बताया कि राजाजी टाइगर रिजर्व का एक क्षेत्र बाघों की सैरगाह के रूप में जाना जा रहा है, जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 3 बाघों को लाया गया है। राजाजी पार्क के जितने भी पर्यटन गेट हैं वो सब ओपन हो चुके हैं और जैसा कि आपने देखा पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज हमने मोतीचूर पर्यटन रोड का शुभारंभ किया है और हमारी ये उम्मीद रहती है कि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों को देखने का लाभ मिले और यहाँ पर जो ट्रांसलोकेटेड टाइगर हैं उसके कारण भी जो है यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। टाइगर के साथ साथ हाथियों का, लेपर्ड का, कई सारी बर्ड्स प्रजातियाँ हैं, उन सब की भी प्रेजेंस यहाँ पर पर्यटकों को लगातार देखने को मिलती है और इस बार भी उम्मीद है कि पर्यटक यहाँ से कुछ न कुछ अच्छा लेके। चंपावत जिले के खेतीखान में गौशाला में लगी आग से 2 मवेशी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 8 बजे सुरेंद्र सिंह की गौशाला से तेज धुआं आने से परिजन गौशाला के अंदर गए तो वहां रखी घास में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग बुझाई, तब तक गौशाला में बंदी 2 गाय की दम घुटने से मौत हो गई।
चंपावत जिले के लोहाघाट में असामाजिक तत्वों और प्रभावशाली लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, उन्होंने प्रशासन और पुलिस का कोई खौफ तक नहीं है। इन लोगों ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग रोक दिया। लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष ने भी असामाजिक तत्वों के इस कार्य की घोर निंदा की। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच में रोजाना कई अधिकारी कर्मचारी गुजरते, लेकिन इन असामाजिक तत्वों पर कोई रोक नहीं लग पाई है। प्रशासन इस ओर ध्यान देता तो लगातार प्रशासन का इस रूट से एनएच और आपका एनएच है, नेशनल हाईवे है, इस ओर से आना जाना लगातार सभी का रहता है। सभी की नज़र पड़ती है देवदार बनी में, और जो रोड के किनारे दोनों किनारे डंपिंग जोन बना दिए गए हैं। अगर प्रशासन को इनको अपनी नौकरी से ही मतलब है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल अपना सैलरी मेहनत कर जाए और सैलरी मिल जाए और काम हम जनता ही करे, जो भी करे जनप्रतिनिधि करे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए। चंपावत फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में चंपावत में फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली के नेतृत्व में सभी मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने गेट मीटिंग का कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें जनपद के सभी कार्यालय के कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन के महामंत्री ने बताया कि गेट मीटिंग का कार्यक्रम विभागों को विभाग वर्ग प्रेषित कर दिया है। गेट मीटिंग का कार्यक्रम 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। मांगों के संबंध में आज से जनपद चंपावत के समस्त विभागों के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों द्वारा काला फीता बांध करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार द्वारा यदि 21 सूत्रीय मांगों पर ससमय कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी के साथ फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।